बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाइब्रेरी डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास हुआ। इजलास में पुरअमन, मुस्तहकम और खुद मुख्तार अफगानिस्तान के अज़्म का इयादा किया गया, जबकि अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने आज शाह महमूद कुरैशी साहब से एक अहम मुलाकात की है। ख़ित्ते की सूरत हाल पर इस मुलाकात में बातचीत की गई। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। आपको डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का एक अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर इसके क्या असरात पड़ेंगे और ख़ासकर तालिबान हुकूमत पर? पूरे खत्ते के अंदर एक बड़ा अजीब सा खेल जारी है और मैंने इसको कभी भी बहुत से और लोगों की तरह मैंने कभी भी ये बात नहीं की कि यहाँ पे कोई अमन होता नज़र आ रहा है। ये अमन मुज़ाकरात जब चल रहे थे तो उस दौरान भी मेरा स्टांस ये था कि इसका नाम बड़ा अजीब रखा हुआ है, इसके नतीजे में अमन नहीं आएगा। मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन अमन जो है वो नहीं आएगा और ख़ित्ते में जो जंगें हैं वो किसी और तरह से वो कोई और रुख इख्तियार कर लेंगी, यानी वो ग्रे जोन में चलेगी जाएंगी। जो भी नाज़रीन इस प्रोग्राम को देखते हैं वो ये काफ़ी अरसे से ये बात सुन रहे हैं। अच्छा, अब आज जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कौमी सलामती का इजलास, और उसमें जो अलामिया आया और जो हमने सुना वो ज़्यादातर बात जो है वो अफ़गानिस्तान के हालात के ऊपर हो रही थी और अफ़गानिस्तान के हालात और वहाँ पे क्या किस तरह से सिक्योरिटी के हालात के ऊपर यकीनन ब्रीफिंग उसमें हुई होगी। अस्करी क़यादत भी मौजूद थी, सिविलियन क़यादत भी मौजूद थी और किस तरह से मामलात को। अच्छा, जिस वक्त ये इजलास हो रहा था ऐन उसी वक्त नमाज जुमा और नमाज जुमा के लिए जो नमाजी जमा थे कुंदूज में, यानी ये पाकिस्तान के, अगर हम इसको नक्शा देखें तो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के साथ जो सूबे हैं, कंधार या ज़ाबुल या खोस्त या गजनी या जलालाबाद या ये बाकी, यहाँ पे नहीं। ये बिल्कुल कुंदूज, बिल्कुल जो शुमाली अफगानिस्तान का वो सूबा जो सूबा ताजिकिस्तान से जिसकी सरहदें मिलती हैं, यानी जहां पर तालिबान ने सबसे पहले कब्जे जो है ना शुमाल के इलाके में, जो इन्होंने याद होगा, सबको याद होगा यकीनन कि शुमाल के इलाके में मज़ार शरीफ, शबरगान और ताकड़, और ये दरमियान में कुंदूज है जो ऊपर ये दोशंबे के बिल्कुल नीचे जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है कुंदूज, वहां पर ये जो है ये मस्जिद के अंदर दहशतगर्दी हुई और उसमें जो है कम से कम हम यहाँ कोट कर सकते हैं इस वक्त जो बैनुल अक़वामी मीडिया वहाँ से रिपोर्ट कर रहा है, तो हम इस पे कोट कर सकते हैं यहाँ पे, और बेहतर है कि इस फिगर्स को हम कोट करें ताकि अंदाज़ा हो कि ये किस लेवल की दहशतगर्दी हुई है। रॉयटर्स कह रहा है मोर देन 100 से ज़्यादा नमाजी और ये इमाम बारगाह। अच्छा, और उसके साथ फिर एसोसिएटेड प्रेस ये कह रहा है कि एटलीस्ट 100 डेड वुंडेड इन अफगानिस्तान ब्लास्ट। अच्छा, तो यहां पर अब ये सूरत हाल चल रही थी कि ये ऐन उस वक्त हुआ है जब कल ताजिकिस्तान, कौन सा ताजिकिस्तान जो जिसके इश्यूज तालिबान के साथ चलते रहे और उनको सॉल्व करने के लिए कल हमने बात की कि यानी वो चूंकि CSTO का मेंबर है, वो दिफाई हसार, ये वो जगह है जहां पर फौजें एक्सरसाइज करती रही रशिया की, ये वो इलाका है जहां, और उसकी बिल्कुल बॉर्डर है उसका, ठीक है। अब वहां पर इतनी बड़ी दहशतगर्दी हुई और ऐन उस वक्त हुई जबकि रशिया ने कहा कि हम दोबारा एक डायलॉग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस बुलवा रहे हैं 20 तारीख को।
पाकिस्तान भी होगा, उसमें गालिबन तुर्की, ईरान वगैरह और मुल्कों को भी बुलाने की बात हो रही थी। एक इंडिकेटर ये था कि इंडिया को भी बुलाया जा रहा है, सारे मुल्क होंगे और एक रशिया इस तरह से बुला रहा है, और अमेरिका भी होगा। और ये अच्छा, अब इस दौरान जो है ये दहशतगर्दी का वाकया पेश आता है, और ये पेश आता है कुंदूज में। मैं फिर ये बात जोर देके कह रहा हूं कि कुंदूज जो कि ताजिक बॉर्डर पे है, और वो ताजिक बॉर्डर जिसके बारे में बात चलती है कि जी वहां पे जो है वो ये मुजाहिमती तहरीक उमर अब्दुल्ला सालेह, वो दूसरा इशू ये जो। अच्छा, अब जनाब जो जिम्मेदारी है इसकी, तालिबान यहाँ पर मुज़ाकरात कर रहे थे मुख्तलिफ लोगों से, बातचीत कैसे ईरान के साथ मामला कैसे, इवन इंडिया के साथ कैसे मामला बैकडोर शुरू की जाए। दो वाक़यात ऐसे हैं जो बड़े अजब से हो रहे हैं। एक हुआ है वहाँ पे जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसकी जिम्मेदारी भी दाइश कबूल कर रही है। अच्छा, दाइश वो कर रही, दाइश बर सग़ीर, और दाइश बर सग़ीर अपने आप को कह रही है कि हम दाइश खुरासान के साथ हैं। ये जो अफगानिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं ये दाइश खुरासान इसकी अभी तक उन्होंने नहीं, लेकिन पिछले कुछ अरसे में जो वाक़यात पेश आए हैं वो कह रहे हैं कि हम ये दाइश, ठीक है। अच्छा, अब इसको ज़रा एक और एंगल से, ये उन्होंने एलामिया वगैरह भी अपने क्लेम भी कर रहे हैं, जारी भी कर रहे हैं, और कश्मीर के हवाले से भी जारी हो रहा है, ठीक है। उस पर उर्दू में और कश्मीर के, मैंने आपसे कहा था ना ये बंगाल का है तो बंगाली ज़बान में होगा, पाकिस्तान में दाइश जो है ये एक इन्होंने नया वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दाइश बर सग़ीर, इशू ये है कि इसके पीछे कौन सी कुव्वतें हैं, कौन से स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, क्या है, इसके ऊपर रियासतों की आपस में बात होनी चाहिए। पाकिस्तान इंडिया की, अफगानिस्तान पाकिस्तान की, अफगानिस्तान इंडिया की, अफगानिस्तान रशिया, ईरान बहुत इंपॉर्टेंट, टर्की बहुत इंपॉर्टेंट, अरब ममालिक की सारी कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि यानी क्या गेम है इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। जैसे कश्मीर में वाक़या कोई पेश आया, उनके पहले दिन में जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तो खुद यहाँ पे दहशतगर्दी का निशाना हो रहा है। तो ये होता है ना कि एक ख़ास लेवल पे, आज जो वेंडी शर्मा नहीं है पाकिस्तान, तो वो भी दहशतगर्दी और इसके हवाले से उन्होंने सारी बात की है कि अमेरिका जो है वो यहाँ पे इन मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देख रहा है कि ये दहशतगर्दी कैसे हो रही है और कौन करवा रहा है, और जो भी करवा रहा होगा वो ज़्यादा अरसे तो ये कुव्वतें छुपती नहीं है, सामने आ जाती हैं। अच्छा, ये जो वाक़या पेश है अफगानिस्तान का, ये एक तो इसने हिला। अच्छा, आज इत्तेफाक से तालिबान का एक डेलीगेशन बहुत अरसे के बाद कतर पहुंचा था, और वो कतर में दोबारा मुज़ाकरात आके खामोशी से एक डेलीगेशन के बढ़ रहे थे। कल बरतानिया के हमने बात की थी, किधर पहुंचे हैं, अमेरिका, उज़्बेकिस्तान, इधर जो बीच में ये ताजिकिस्तान का ह्यूज बड़ी खूनरेज़ी, ठीक कह रहे हैं, 100 से ज़्यादा शहादतें, और जो जख्मी होते हैं ब्लास्ट में वो भी फिर उनके हाथ पैर माजूर सारी जिंदगी। अच्छा, अब इसमें तो रशिया जो है ये उसका कंसर्न एकदम कि हमारे बॉर्डर पे, ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे ये क्या हुआ है, ठीक है। और इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रशिया जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये बात कह चुका है कई दफ़ा कि उनका उस वक्त भी कंसर्न था, रशिया का, कि वो ये कहते थे कि ये उन्होंने एक्सरसाइजेस की थी। सबको याद होगा कि उन्होंने एक्सरसाइजेस की थी ताजिकिस्तान के इलाके में, फ़ौजी मशकें की थी जब यहाँ पे तालिबान जो थे वो तालिबान आगे जा रहे थे। तो तालिबान ने फिर यकीन दहानी करवाई थी, लोग चले गए थे कोई ताजिकिस्तान इधर उधर, लेकिन तालिबान जो है वो अपनी जगह पर, उनका कहना ये था कि हम तो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अच्छा, ताजिकिस्तान जो है लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन वो रशिया के फौजी माहदों में है। अच्छा, अब आप आ जाएं, इसको थोड़ी सी यहाँ से रुक के इसको पिक्चर को ज़रा लार्जर करें, ठीक है, और उस पिक्चर पे चले जाएं जिस पिक्चर में हम ये बात कर रहे हैं कि, अच्छा एक और बात इसी के साथ ऐड कर लें, और वो ये है कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा वो लेबनान में है, उनका 2 या 3 दिन उनके लेबनान में है, उनका दौरा बड़ा अहम है। ये उसकी वजह ये कि वो लेबनान में उनके जो सदर हैं उनसे भी मिले,
और उनकी मुलाकात पिछले 24 घंटों में सैयद हसन नसरुल्लाह से हुई है। और सैयद हसन नसरुल्लाह से जो उनकी मुलाकात है, ये हम तेहरान टाइम्स को कोट कर देते हैं, जो 22वीं हिजबुल्लाह चीफ कॉल्स ईरान सिंसियर अलाई। अब यानी उनकी मुलाकात जो है वो हुई है सैयद हसन नसरुल्लाह से, और सैयद हसन नसरुल्लाह से उनकी मुलाकात जो है वो बहुत अहम है, बहुत अहम मुलाकात है। और दो और बातें हुई हैं इसी दौरान दो बातें ये हुई हैं कि एक तो ईरान ने कहा है कि हम दो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का क्राइसिस है, तो ईरान ने कहा है कि हम दो वहाँ पे पावर प्लांट्स लगाएंगे, और साथ ही फ्यूल भी जा रहा है यहाँ से। हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ से फ्यूल वो भेज रहे हैं लेबनान में। जी जी। ईरान और आज़रबाईजान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। किन वजूहात पर डॉक्टर साहब? पुरानी तारीखी वजूहात हैं, ठीक है। वो जब आए थे यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, रशियंस आ गए थे, वो बाहर वापस गए थे, जाते जाते कुछ हिस्सा डिवाइड हो गया था, और वो हम उसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और एक डिवीजन हो गई थी, कुछ आज़रबाईजान के लोग ऊपर रह गए, कुछ नीचे, तो तीन चार सूबे जो हैं ऊपर ईरान में, वहाँ पर तो हैं ही आज़री लोग ही ज़्यादा हैं। जी सर। तो आज़रबाईजान और ईरान के दरमियान तलखी बढ़ रही है, और उस तलखी के बढ़ने में जो एक बड़ी अफसोसनाक सी बात है, क्योंकि मैं इसी तलखी को देखें, उसके नतीजे में अब क्या हो रहा है, तेहरान टाइम्स को ही मैं उसके 2-3 आर्टिकल्स कोट कर रहा हूँ। तेहरान टाइम्स ये कह रहा है कि ईरान और आर्मीनिया करीब आ गए हैं। ये कल बात की थी, तो आज उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि ईरान और आर्मीनिया करीब आ रहे हैं, नया ट्रांजिट रूट के ऊपर बातचीत हो रही है। अच्छा, अब आर्मीनिया जो है वो तुर्की के खिलाफ है, तुर्की आज़रबाईजान के साथ, ठीक है। तो ये आप सोचिए ना कि एक बात होती थी ना कि कोई ब्लॉक है जो हमारे यहाँ एक तस्वुर हुआ था कि जी तुर्की और ईरान और कतर, ये कोई ब्लॉक नहीं था, ये पता नहीं कहां से ये एक आइडिया आया था। तुर्की जो है, और मैं बड़ा हैरान हूं कि वो आइडिया लोगों ने उसको संजीदगी से लिया या डिस्कस किया। तुर्की जो है वो आज़रबाईजान के साथ है, और ईरान के तारीखी इख्तलाफात हैं आज़रबाईजान के साथ, जिसको वो कम करने की बहुत कोशिश हुई है दोनों तरफ से, लेकिन वो बदकिस्मती के साथ खत्म नहीं हुए। तो ईरान जो है वो आर्मीनिया की तरफ जा रहा है। कौन सा आर्मीनिया? जो रशिया के सीएसटीओ का मेंबर है। रशिया के सीएसटीओ में 3 तो स्थान है, 5 में से 3 स्थान है, और आर्मीनिया भी है, ठीक है। आज़रबाईजान नहीं है, इसीलिए आर्मीनिया वाले शोर, उस वक्त पिछले साल वहां बगावत हो गई थी, वजीर आजम का इस्तीफा मांग लिया था जब शिकस्त हो गई थी, और ये सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्मीनिया आज़रबाईजान की जंग के बाद उन्होंने कहा था कि मुजाहरे शुरू हो गए थे कि फिर उनके वजीर आजम ने कह दिया था कि हमें 2 नंबर हथियार मिले हैं, फिर पुतिन आए थे दरमियान में। अच्छा, तो अब आर्मीनिया और आर्मीनिया ईरान, आज़रबाईजान तुर्की। तो टीआरटी को अगर हम देखें टर्की मीडिया से, तो हमें वहां से आइडिया होगा कि आज़रबाईजान टर्की ड्रिल्स। अब टर्की का लायक कौन है? आज़रबाईजान। तो आज़रबाईजान और तुर्की ने अपनी फौजी मशकें शुरू कर दी हैं, ठीक है। और आगे से एक उनके मीडिया से आ रहा है कि क्या ये एक मैसेज है ईरान के लिए? ये बड़े अजीब सी सूरत हाल, पेचीदा सूरत हाल है ना, बहुत आपको समझना जो है ना। देखिए, जो सफारतकारी है ना, ये जो यहाँ पे आई हैं नायब वजीर खारजा अमेरिका से वेंडी शेरमैन, बड़ी सॉफ्ट स्पोकन, बड़ी ये जो सफारतकारी है, ये भी एक बड़ा सदियों पुराना या हजारों साल पुराना, ये भी एक ज़माने में एक आर्ट होता था, एक बड़ा फन होता था कि इल्ची भेजने बादशाह के दरबार में या मैदान जंग में भेजना है, फौजें खड़ी हैं आमने सामने, तो मैसेज किस तरह कन्वे होगा। सफारतकारी पूरा आर्ट
दरबार में जाना है तो क्या मैसेज देना है, तोहफे लेके जाने हैं, गुलाम लेके जाने हैं साथ। मतलब तारीखी तौर पे ये जो सफारतकारी है ये बहुत बड़ा आर्ट है जो हजारों साल से, ठीक है, बादशाह ने अपना एलची भेजा, उसने गिरफ्तार कर लिया, दूसरे बादशाह ने जंग हो गई इसके ऊपर, ये हम कहानियों में दास्तानों में है। और सफारतकार जो हैं वो ये पिछली सदी में सफारतकार तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर गए चंद सदियों में। और फिर ऐसा भी हमने देखा कि एक डिप्लोमेटिक, आप समझें कि ये था कि जो डिप्लोमेट है, जो सफ़ीर है, वो एक एलीट क्लब का मेंबर है। मतलब एक एलीट, ठीक है ना, मतलब किसी मुल्क में किसी और मुल्क का सफ़ीर है तो वो जो सफ़ीर है वो जनाब एक बिल्कुल कारोबारी शब्द, वो एक बहुत बड़ा, वो किलाबंद दीवारों में बैठा हुआ है और जनाब वो शाम को निकलेंगे, पार्टी होगी, ठीक है ना, वो ग्लास कहाँ से कैसे पकड़ना है, उसका तरीका क्या होगा, ये बाकायदा डिप्लोमेसी में सिखाया, जहाँ हाँ सिखाया जाता था, खड़े होकर कैसे खाना है, तो बैठना कैसे है, तो ये नैपकिन कैसे खोलना है, तो कांटा कैसे पकड़ना है, तो छुरी कैसे पकड़नी है, तो ठीक है, किस तरफ से सर्विंग होगी, तो इधर से हो गया तो गड़बड़ हो गई, इधर से होगा, ऐसे डालना है पूरा। अब जनाब वो जो डिप्लोमेसी थी वो ये होती थी क्लब डिप्लोमेसी, ये होती थी क्लब डिप्लोमेसी। क्लब, एक क्लब है, ये क्लब डिप्लोमेसी की दुनिया शायद अब खत्म हो गई है। अब ये नेटवर्किंग की दुनिया है कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी नेटवर्किंग कितनी होगी, नया लफ्ज़ आ गया, ठीक है, क्योंकि उनको, अब देखिए ना, पाकिस्तान में अमेरिका का सफीर नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, इंडिया में भी अमेरिका का सफीर नहीं है, उनके सबसे बड़े इत्यादि। ट्रम्प दौर में सिंगापुर में कोई सफीर नहीं था अमेरिका। अच्छा, तो बात ये सारी कि जो सफारतकार हैं वो अब कई जगहों पे तो सफीर मौजूद हैं। देखिए कई जगहों पे आप देखेंगे क्योंकि इतनी तेजी के साथ हालात तब्दील हो रहे हैं, इतनी तेजी के साथ मामलात जो है वो, ये टेक्नोलॉजी और बहुत सारे एक्टर्स, एक ही इतनी सी जगह बहुत सारे लोग, तेजी के साथ तब्दीलियां, तो मूव करना आगे, बिल्कुल एग्जैक्टली इधर ये हो गया। देखिए ना आपके सामने अफगानिस्तान के, हम पिछले देख लेना 2-3 महीने से कब से हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये खूनरेज़ी जो है ये ग्रे एरिया में चली जाएगी, या बाकी जो वाक़यात हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ को आप और ऐड करें, और वही चीज़ है कि बिल्कुल इंतहा तक ले जाके कि ताइवान पे हमला होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। उसके बाद जो है वो वहां तक ले जाके चाइना, और चाइना ने उसके बाद चाइना के बड़े सीनियर उनके रहनुमा हैं और ये उनके हैं वोंग येशी, और ये उनके पोलिट ब्यूरो के कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, और उनके फॉरेन अफेयर्स के का जो ऑफिस है सेंट्रल कमीशन, उसके वो डायरेक्टर हैं। उनकी मीटिंग हुई है फिर जैक सलिवन से, जैक सलिवन एनएसए से ज्यूरिक में, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। और ये मीटिंग उस मीटिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो मीटिंग कहां हुई थी, अलास्का में हुई थी शुरू में, जहां उनके वजीर खारजा गए थे और ब्लिंकन साहब ने वहां बुला के कहा था उनसे ऐसा करें ऐसा करें। तो उस वक्त वो ऐसा लगा था जैसे अमेरिका जो है उसने चाइना को बिल्कुल दबा दिया और स्ट्रेट मैसेज दिया, और चाइना खामोशी से। अब जो हुआ है चंद महीनों के बाद, चाइना बिल्कुल ऐसी जगह पे कि हम ताइवान पे उतरने वाले हैं जहाज लेके, और अगर ये मीटिंग ना होती तो शायद वो उतर भी जाते। इतनी ज्यादा उनकी फौजी तैयारों की, और वो तैयारे जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकते हैं, वो पूरा ताइवान के ऊपर। उन्होंने प्रवास की आखिर में ये मुलाकात हुई। लेकिन मुलाकात के बाद जो है आप देखें कि 2-3 चीजें और हुई साथ ही मुलाकातें। मैंने आपसे कहा ना कि चीजें इतनी इस कदर कॉम्प्लेक्स हैं कि इसमें ग्लोबल टाइम्स को कोट करते हैं ना। अच्छा, पहले तो व्हाइट हाउस का रीड आउट बता रहे हैं कि जी जैक सलिवन की मीटिंग हुई पोलिट ब्यूरो मेंबर से येंग जेशी के साथ, ठीक है। अच्छा, जो ये आया है इनका, व्हाइट हाउस ने कहा कि जी हमने बात की है और हमने कन्फ्रंटेशन की बात भी नहीं की, हमने जो है वो कंपटीशन की बात की है, और उन्होंने बयान जारी कर दिया। अब ये जो लफ्ज़ है रिस्पॉन्सिबल कंपटीशन, ये नहीं कहा उन्होंने कन्फ्रंटेशन है हमारी कोई कोल्ड वॉर, नहीं,
उनके स्टेटमेंट में आया है रिस्पॉन्सिबल कंपटीशन, जिम्मेदारी के साथ हम मुकाबला दुनिया में करना चाहते हैं चाइना के साथ, वो लड़ाई नहीं है हमारी। चाइना ने इसको पकड़ लिया और चाइना का ग्लोबल टाइम्स को इस रीड आउट के ऊपर ही तबसरा कर रहा है कि वाई चाइना यूएस ज्यूरिक मीटिंग कैन बियर फ्रूट्स। और ये एडिटोरियल में लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक मिनट जरा, ये जो है ये किसी किस्म का कंपटीशन भी नहीं होने जा रहा, ये बात आप भूल जाएं कि डिफरेंस है बड़ा मुल्क में कंपटीशन वगैरह और ये सारा। और साथ ही उन्होंने कहा कि कंपटीशन आप क्या करेंगे, दो आपके इत्तेहादी थे ना इंडिया मरहूम, मतलब उन्होंने उसमें जिक्र उस तरह किया जैसे वो मतलब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? क्वाड नहीं, ऑकसस। उन्होंने कहा वो फेल हो गया, आपका फटीक में चला गया। ये इस एडिटोरियल के अंदर लिखा हुआ उन्होंने कि फटीक में चला गया वो कैनबरा के साथ और टोक्यो के साथ जो आप इत्तेहाद बना रहे थे। यानी ऑकसस का नाम ही नहीं लिया उन्होंने, कैनबरा और यानी ऑस्ट्रेलिया और टोक्यो के साथ जो इत्तेहाद था वो तो ऑकसस ना लफ्ज यूज नहीं किया उन्होंने कहा आप जो इत्तेहाद बना रहे थे वो तो चला गया। और साथ ही इसके साथ ही उन्होंने एक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, अब देखिए ना क्या, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट ब्रेक कर दी, स्टोरी ब्रेक की जो हमारी 39 है कि यूएस ट्रूप्स हैव बीन डिप्लॉयड इन ताइवान फॉर एटलीस्ट अ ईयर। अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल वाले मरवाने में तुले हुए हैं। वो कहते हैं कि ताइवान वाले परेशान ना हो, हमारी ये खुफिया फौज है और वो पिछले 1 साल से कम वो ताइवान में बैठी है, सीक्रेट ट्रेनिंग लोकल फोर्सेस मार्क्स कंसर्न ओवर चाइना। ठीक है, वो स्मॉल प्रेजेंस है, वो खामोशी से बैठी है, मतलब वो ट्रेन कर रही है वहां पे। ताइवान वाले डरे हुए थे तो उन्होंने वॉल स्ट्रीट, उसको ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि यूएस ट्रूप सीक्रेट प्रेजेंस ताइवान आइलैंड नो रियल थ्रेट बट कुड ब्रिंग चाइनाज यूनिफिकेशन क्लोजर। यानी वो जो बैठे हुए हैं वो कोई हमारे लिए धमकी नहीं, बल्कि हो सकता है आगे जो हमने कब्जा करना है उसके लिए मददगार साबित हो इनकी मौजूदगी। अब मुझे बताएं कि इसमें क्या डिप्लोमेसी होगी, क्या बात होगी, क्या है सिलसिला, और ये जो इस खत्ते में शुरू हुआ है मामला। अच्छा, फिर दूसरी बात, इंडिया में वेंडी शर्मा, इस वक्त इंडिया का सिर्फ एक कंसर्न है, मैंने कल बात की थी, ये इस तरह से लें, अमेरिका बमुकाबला चाइना, ठीक है, दो मुल्क हैं जो दरमियान में जूझ रहे हैं एक है रशिया हमारा ब्रादर मुल्क और इंडिया से भी हमारे ताल्लुकात ब्रादर मुल्क, हाँ बस साथ है, पड़ोसी हमारा। अच्छा, उसके बाद जनाब ये हो गया रशिया और ये हो गया इंडिया और ये। अच्छा, अब अमेरिका की पूरी ख्वाहिश है कि किसी तरह से वो चाइना के सामने ना आए, बल्कि वो रशिया और इंडिया को आपस में जोड़ के एक इत्तेहाद इनका बना के और फिर खेले चाइना से। ठीक है, कोल्ड वॉर स्ट्रेटेजी, पुराने कोल्ड वॉर वाली। अच्छा, इसीलिए अब यहां पर देखिए कल जो मीटिंग में बाकी तो सारी बातें हुई हैं ना, लेकिन एक बात उन्होंने जो अहम बात है वो वेंडी शेरमैन ने क्या की वहां पे। द हिंदू की स्लाइड अगर हम 9th दिखाएं तो ये है कि यूएस अंडरलाइंस अनईज विद S-400 डील। S-400 क्या? वही S-400 जो अगर रशिया से लेने $5.2 अरब, ठीक है, तो अभी भी ना उन्होंने कहा नहीं, इससे पहले ब्लिंकन भी कह गए थे। फिर उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि रशिया S-400 डेंजरस, होपफुल ऑफ रिजॉल्विंग इश्यूज विद इंडिया यूएस। अच्छा, यानी S-400 अगर रशिया से खरीद लें तो उसके नतीजे में क्या करेंगे वो जी, उस पर यह कर सकते हैं कि वो पाबंदियां लगा सकते हैं, वो जो है वो मुख्तलिफ शख्सियात पे लगा सकते हैं, कोई माशी पाबंदियां लगा अमेरिका पे, क्योंकि उनका जो लॉ है जो कास्ता उसके मुताबिक ये पाबंदियां टर्की पे भी लगाई हैं उन्होंने। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर चाइना कैसे देखेगा अगर रशिया और इंडिया के दरमियान, क्योंकि चाइना पिछले साल जब जंग छिड़ी थी तो रशिया ने कहा था कि हम इस जंग में दरमियान में नहीं आना चाहते। एक मरहले पे सबको याद होगा जयशंकर भी गए थे, राजनाथ भी गए थे, मॉस्को सब गए थे, लेकिन रशिया ने अपने आप को पीछे कर लिया था कि हम इस जंग में नहीं आना चाह रहे दरमियान में। क्योंकि एक अजीब बात की है आज इंडिया ने, इन अजीब तो क्या, वो मतलब समझ से बाहर है, समझ से। इनके मुज़ाकरात होने वाले हैं ना चाइना के साथ, और अल्लाह करे कि कामयाब हो जाएं। आज एक अजीबो गरीब इन्होंने बात की है, और बात क्या कह रहे हैं कि यहां तक तो मुझे समझ आ गई बात जो इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है, 7th उनकी स्लाइड है, ये तो समझ में आती है बात कि इंडिया चाइनीज पेट्रोल फेस ऑफ इन तवांग, ये तवांग का इलाका ऊपर अरुणाचल प्रदेश,
तो कहते हैं कि वो दोबारा आमना सामना हो गया और दोबारा जो है वो बात जो है वो ख़राब हो गई और ये हो गया और वो हो गया, सारा वो ठीक है चलता है इस तरह के मामलात वगैरह। लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा होकर गए। देखिए ना, हिंदुस्तान टाइम्स ये बाकी भी उनके कह रहे हैं, अच्छा लेकिन जो उनके थोड़ी सी बात ज़्यादा कर गए, न्यूज़ 18 उनका एक मीडिया, वो कहता है कि इंडिया फॉइल्स चाइना इंक्लूजन इन अरुणाचल प्रदेश ब्रीफली डिटेन्स पीएलए ट्रूप्स। अच्छा अच्छा, चीनी फौजियों को गिरफ्तार कर लिया था इंडिया ने, डिटेन थोड़ी देर के लिए गिरफ्तार कर लिया पीएलए ट्रूप्स को। अच्छा, अब ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये किस तरह की, ये क्या, ये बजाय इसके कि उसको हालात को देखें, काबू करें। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो बाकी जी न्यूज़ भी उनका यही कह रहा है कि ब्रेकिंग इंडिया आर्मी स्टॉप चाइनीज ट्रूप्स, रोक दिया उसको, रोका, बाकायदा रोका है और हाथापाई हुई है। वो कह रहे हैं फिजिकल फिर लड़ाई हुई है, लेकिन उसके नतीजे में हमने चाइना को पीछे कर दिया और हम अब ये तो एक चाइना नहीं नहीं, वो आराम से मतलब देखिए ना, अब इस ये मरहले पे जो अगले इस हफ्ते तो मुज़ाकरात होने हैं, जो आने वाला हफ्ता है 13वां राउंड होना है, तो उससे पहले आप ये कहेंगे कि हमने चाइना के लोग गिरफ्तार कर लिए थे, पकड़ लिए थे ब्रीफली, थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। अच्छा, मुझे तो नहीं पता कि ये क्या हिकमत अमली है, बजाय इसके कि मामलात को ठंडा करें। ये चाहे दाखिली मामलात हो, वहां पर भी वो वजीर का बच्चा जो है भागा हुआ अभी तक, हाँ वो चल के किसानों को भागा हुआ है उसका। अच्छा, उसका समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत से लोगों से बात की, देखिए वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो हैं वो भी मारे गए उसमें, तो बीजेपी के जो लोग जिन्होंने किए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें और उधर भी कर दें और वजीर को फारिग करके मामले को ठंडा कर दें। मतलब ये तो इतना मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसको इशू ये कैसे बन गया है, ये इशू कैसे बन गया अचानक कि जी, और वो बढ़ता ही जा रहा है। और वहां पे जो सिद्धू हैं वो अब भूख हड़ताल पे बैठ गए फार्मर्स के साथ। वो लखीमपुर का मामला नहीं खत्म हो रहा, वो अपनी जगह बढ़ता जा रहा है और उसका पूरी दुनिया, मैंने आपसे कहा ना कि ये मामलात, ये जो हमारी 36वीं लेडीज सिद्धू बैठ गए, ठीक है, यूनियन के ये भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब आप देखें ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है, ठीक है, वो साथ बैठ गए जब तक उसको आशीष मिश्रा को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जाता, ठीक है, जब तक वो पुलिस के साथ तहकीकात में शामिल नहीं होता। अच्छा, अब यहां पर अगर, अच्छा अब आप जरा इसको ये डॉट्स को मिलाएं, डॉट्स को जरा और मिलाएं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो बड़ा जबरदस्त हुआ है। और वो ये हुआ है कि 1935 के बाद 1935 के बाद पहली दफा 2 सहाफियों को मिला है नोबेल प्राइज अमन का। और उसमें जो एक तो हैं अल जजीरा की जो 20th स्लाइड है उसकी, मारिया रिसा और दिमित्री मुरातोव, इन्होंने नोबेल प्राइज लिया है, ठीक है। अब इसमें कमाल की बात है जी, ये 1935 में वो जंग अजीम से पहले किसी सहाफी को मिला था। सहाफी को ये 1935 के बाद 2001 में मिला है। इसमें एक फिलीपीन से हैं, एक रशिया से हैं और आज़ाद सहाफत पे मिला है। सहाफत के लिए, मीडिया के लिए जद्दोजहद करने वाले सहाफी को मिला, बड़े मोतबर शख्सियत हैं। लेकिन मसला ये है कि ये पिछले 24 साल से इनका अखबार रशिया में ही शाये होता है और ये रशिया में ही रहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है रशिया के अंदर बड़ी जबरदस्त आजाद सहाफत है। देखिए, मैंने कहा था ना कि ये चीजें कि अमेरिका जो है इधर से पुल रशिया को खींच रहा है कि चाइना से दूर हो जाओ, ये वेस्ट खींच रहा है चाइना से दूर हो जाओ। और मैं जो अपना केस है ना उस पर अटका हूं। देखिए ना, ताश के अंदर उनके आज जो उनके वजीर खारजा हैं 17वीं स्लाइड, वो लेवरोव कह रहे हैं कि 7 years ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज उनकी जो रशिया और ईयू के रिलेशंस थे वो बेहतर होने चाहिए। 7 साल हमने वक्त ज़ाया किया अपना, ठीक है। और 16वीं स्लाइड और इंपॉर्टेंट, ठीक है, और वो क्या है कि म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ कोविड सर्टिफिकेट्स यानी स्पुतनिक बिटवीन रशिया एंड ईयू मे बी एक्सपेक्टेड सून। इंटरेस्टिंग बात, चाइना की वैक्सीन नहीं लेकिन रशिया की वैक्सीन यूरोप के अंदर एक्सेप्ट हो सकती है। जी 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 जी, ठीक। अच्छा, नोबेल प्राइज भी हो गया
रशिया के भाई या तो किसी ऐसे को होता ना जो रशिया से भागा होता बाहर, रशिया में ही है। तो एक तरह से नोबेल प्राइज एक ऐसी शख्सियत को मिला जो रशिया में ही है, ठीक है, और 24 साल से है और आजाद सहाफत, और इसीलिए वो तास, उनकी तास ने बड़ी जबरदस्त खबर लगाई है और मुबारक हो उनको। ये जो 15वीं स्लाइड है, रशियन एडिटर इन चीफ मुरातोव, ठीक है, एंड फिलीपींस जर्नलिस्ट रिसा विल्ड विन नोबेल पीस प्राइज। अब ये बहुत बड़ी बात है उनकी, ठीक है, कि उनके मुल्क में रहने वाले एक अखबार के एडिटर को, जो रशिया में ही रहते हैं, उनको आजाद सहाफत का नोबेल प्राइज मिला है 1935 के बाद किसी सहाफी को। एक ब्रेक सर, यानी रशिया की सहाफत आजाद है, रशिया में आजादी है, रशिया में सहाफत करके आप रशिया में रह सकते। हाँ हाँ, रशिया में ये थोड़ी है कि कोई बाहर बैठा हुआ है तो उसने पुतिन के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया, वो तो जबरदस्त हो गया, पता नहीं किधर गया वो जो उनका ऑपोजिशन लीडर था। मसला ये है कि रशिया के अंदर है कि वो काम कर रहे, आवाज उठा रहे हैं, उनको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है सर, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे बात करेंगे मजीद। उधर से वो पुल कर रहे हैं, इधर से इंडिया पुल कर रहा है, रशिया चाइना के साथ भी है, थोड़ा सा अलग भी अपनी आइडेंटिटी चाहता है। अमेरिका जो है वो थोड़ा सा बाहर गया है, लेकिन बाहर नहीं गया, वो मौजूद है, इधर ही मौजूद है, बिल्कुल हर जगह पर वो जो है ना उसकी प्रेजेंस मौजूद है, लेकिन वो किसी और अंदाज में मौजूद है। तो ऐसे थोड़ी कि चाइना के साथ ये और चाइना और रशिया के साथ जो है ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं और इंडिया है और पाकिस्तान है और आसियान कंट्रीज हैं और मिडिल ईस्ट है, तो वो अमेरिका जो है वो खत्म। अमेरिका आज के दिन तक आज की दुनिया में सुपर पावर है, सबसे बड़ी। सही हो गया, ठीक है सर। और चाइना में मर्ज हो रहा है, जी जी, इस तरह है ना। तो ये चाइना उभर रहा है, तो अब वो अमेरिका चला जाएगा छोड़ के। सर मजीद इस पर बात करेंगे। लोगों का दिमाग भी वहां से चला गया कि क्या अमेरिका ने किया था अफगानिस्तान से निकलते हुए, लोगों का दिमाग अब इस पे आ गया कि अफगानिस्तान में अब क्या हो रहा है। ठीक है सर, नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज जो अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने शाह महमूद कुरैशी साहब से बात की है, अफगानिस्तान के मामले पर भी उन्होंने बातचीत की, क्या कोई मुतालबात सामने रखे गए पाकिस्तान के? कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा नहीं। ये असल में हमारे यहाँ वही डूमोर पे सुई लोगों की अटकी हुई है। कोई मुतालबा जो इस वक्त एक जो है ना खामोशी के साथ ताल्लुकात की प्रायोरिटी नहीं, तेजी के साथ हालात तब्दील हो रहे हैं। यानी कोई तस्वुर भी बहुत से लोग नहीं कर पा रहे थे जी कि ये तालिबान की हुकूमत वापस आएगी फौरी तौर पे, और अमेरिका वो असल में वो है ना, तेरा ख्याल आया तेरे जाने के बाद वाली सिचुएशन चल रहा है ना, कि लोग कह रहे हैं यार बड़ा सुकून था, बड़ा अच्छा था। तो अमेरिका पीछे है और है भी, ठीक है। और ये जो दहशतगर्दी हुई है ये ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे हुई है, यानी ये रशिया के लिए बड़ा कंसर्न है। रशिया ने ये भी कहा था कि अगर हमारे बॉर्डर्स के आसपास कशीदगी हुई या ताजिकिस्तान के अंदर कोई वाकया पेश आ गया तो हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो बॉर्डर कुंदूज में हो गई है, कुंदूज में हुई है, अगर यानी उधर नहीं हुई, उस तरफ नहीं हुई। अच्छा, वहाँ चेक पोस्टें बनी हुई हैं ताजिकिस्तान में, रशिया भी बैठा है, उनके ज़ाहिर बेसिस हैं, सब कुछ है। वहाँ पे दहशतगर्दी, इसकी इंपॉर्टेंस ये है। 33% जो है वो पख्तून है और 22% ताजिक हैं, बहुत बड़ी तादाद में ताजिक ये कुंदूज के इलाके में, ताजिक उज़्बेक सारे। अच्छा, इसी दरमियान जो है मैंने आपसे कहना कि अब आप इसको देखें कि ईरान इलेक्शंस हो रहे हैं ये परसों इराक के, जिसमें सारे पूरी दुनिया कूदी हुई है। उसमें टर्की भी है कहीं किसी न किसी शक्ल में, ईरान भी है, सऊदी अरब भी है, यूएई भी होगा, उसमें जो है वो अमेरिका भी होगा, उसमें मतलब रशिया भी होगा, सीरिया है ना। अच्छा, ये एक बात ध्यान में रखें कि अगर आप अब यहां से आप कनेक्ट करना शुरू करें तो ईरान, आर्मीनिया, रशिया, ईरान, फिर लेबनान में बड़ी बड़ी स्ट्रांग पावर होल्ड है हिजबुल्लाह। अच्छा, और फिर ये शिया सुन्नी इशू भी नहीं है, क्योंकि हमास भी ईरान के क्लोज है, लेकिन उसके साथ साथ टर्की ने भी उसको क्लोज रखा हुआ है। अगर हम मसालिक के हवाले से देखें तो वो टर्की ने अपनी नेशनलिटी भी दी हुई है। तो हमास जो है वो अब वो उस पर आगे बात कर लेंगे किसी वक्त, लेकिन ये आप देखेंगे कि ये एक लंबा सा आपको रशियन इन्फ्लुएंस नजर आएगा। और उसमें दरमियान में कौन है? बशार उल असद, शाम,
बशार अल असद किसकी वजह से बैठे हैं? पुतिन की वजह से। तो रशिया का पूरा एक आपको ऐसे एक लाइन की सूरत में एक इन्फ्लुएंस बनता नजर आता है, जहां चाइना नहीं है, जहां रशिया है। आर्मीनिया, आर्मीनिया के साथ ईरान, ईरान के साथ अच्छा टर्की अजरबैजान के साथ आ गई। ठीक है, तो टर्की और रशिया के ताल्लुकात ऊपर नीचे रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं, लेकिन टर्की जो है वो साइमल्टेनियसली नेटो में भी है। और टर्की ने कहा है कि हमें F-16 तैयारी दे अमेरिका। हालांकि टर्की ने वो S-400 वहां से लिए हुए हैं रशिया से। हो सकता है आगे जाके इंडिया की बात, क्योंकि जो बिपिन रावत हैं वो मॉस्को के बाद अमेरिका भी गए थे, तो अब देखना ये कि S-400 पे अमेरिका इंडिया के साथ इंडिया को देता है, या ये भी हो सकता है ना आंख बंद कर लो, ले लिया, अच्छा पाबंदियां शोर शराबा, लेकिन वो किया। क्योंकि अगर रशिया से ले लेता है किसी तरह इंडिया, तो उसके नतीजे में रशिया अफोर्ड नहीं कर सकता चाइना के अगेंस्ट जाना, पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके साथ ही अमेरिका की कोशिश है ना, तो अमेरिका हो सकता है पाबंदियां उनको कह के तुम ले लो S-400 तुम ले लो रशिया से। अब जनाब इजाजत दे दी और रशिया के लिए इम्तिहान खड़ा हो गया कि क्या हम दें या ना दें। भाई चाइना साथ है, इनके साथ है चाइना। अच्छा, ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, ये रशिया का बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मैंने आपसे बात की ना कि रशिया, फिर रशिया के साथ आर्मीनिया CSTO, फिर ताजिकिस्तान, फिर ईरान। ईरान ये इराक के अंदर बड़ी स्ट्रांग, ईरान की बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस है। फिर बशार अल असद, ईरान साथ था, ईरान और रशिया, तभी तो बशार अल असद बचे हैं। और फिर उसके बाद आप चले जाएं तो सड़क के रास्ते, एक ही सड़क आपको लेके चलती 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 दमिश्क से आपको ले जाती है बैरूत तक। और कौन सी सड़क है ये? वो सड़क है डेमास्कस दमिश्क, जहां से जहाज फ्लाई हुआ था कासिम सुलेमानी वाला। कासिम सुलेमानी बैरूत से डेमास्कस, और डेमास्कस से फिर बगदाद, ये रूट था ना, तो उस वक्त वहां हिट हुए थे। तो ये एक इंटरेस्ट है उसमें। अब अरब ममालिक कहां होंगे? अरब ममालिक भी तो है ना, बिल्कुल है। अरब ममालिक कहां होंगे? और यह है कि अरब ममालिक भी हैं, और इसमें एक और इशू भी है, 3 इश्यूज हैं। एक यह है इशू के अरब और नॉन अरब का इशू है, ठीक है, क्योंकि ईरान जो है वो नॉन अरब है, लेकिन जो हिजबुल्लाह है वो अरब है। और हिजबुल्लाह अपना ओरिजिन जो है वो अपनी पावर तो गेन करती है ईरान से, लेकिन जो पॉलिटिकल क्लाउड है वहां पे, उनका सियासी क्लाउड, वो ज्यादा अपने आपको इराक यानी नजफ करबला इनके साथ। तो ईरान जो है वो उसका ये इन्फ्लुएंस वहां तक है। तो एक तो ये थोड़ी छोटी हल्की सी डिवीजन है। फिर उसके बाद जो है वो ये कि सुन्नी वर्ल्ड जो है उसमें 2 इमर्जिंग पावर्स हैं, यानी 2 पावर्स हैं जो सुन्नी वर्ल्ड को, पहले एक सऊदी अरेबिया, एक जमाने में सऊदी अरेबिया ही सुन्नी वर्ल्ड को करता था रिप्रेजेंट। अब सऊदी अरेबिया के पैरेलल जो सुन्नी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए पैरेलल पावर खड़ी है वो टर्की है, ठीक है। तो टर्की ने इसीलिए वो हमास उधर से। अच्छा, एक सूरत हाल तो थोड़ा सा और पेचीदा बनाने के लिए इसराइल ने दरमियान में तमाम दुनिया में अपने सफारत खानों को कहा है कि उन पे, टाइम्स ऑफ इसराइल सेड टू अलर्ट एम्बेसीज वर्ल्ड वाइड ऑफ पॉसिबल ईरान थ्रेट्स। दुनिया में किसी सफारत खाने पे हमला हो गया तो वो ईरान के मत्थे डालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसराइल के बहुत इत्तेहादी हैं, तो वो ही कह रहे हैं कि जी कहीं पर कुछ हुआ तो ईरान, और साथ ही उनके जो इसराइल के जो डिफेंस चीफ हैं वो कह रहे हैं, जो 32वीं स्लाइड है इससे आगे वाली, कि इसराइल विल फर्दर टारगेट ईरान इंक्लूडिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर हमारे किसी सफारत खाने पे हमला, आपको याद है दिल्ली में हो गया था एक वाकया पिछले साल, किसी कुछ हुआ तो हम इसराइल ईरान, यानी कहीं पहली बात तो किसी सफारत खाने पे हमला हो सकता है, इमिनेंट थ्रेट है, ठीक है। फिर ये कि अगर हमला हुआ तो हम जवाब में ईरान के ऊपर इनके न्यूक्लियर समेत किसी और जगह पे हमला कर देंगे जी। तो अब इशू ये है कि ये एक कॉम्प्लेक्स है, और ये जो हुआ है ना ईरान अजरबैजान, ये एक अजब सा बीच में, ये मेरे ख्याल से हमने इस पर डिस्कशन तो किया था, लेकिन हमने बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं था कि इस वक्त ईरान और अजरबैजान की तलखी इतनी बढ़ जाएगी कि वहां पर, और उसके नतीजे में तुर्की एक्सरसाइजेज शुरू कर देगा अजरबैजान के साथ, और ईरान एक्सरसाइजेज करेगा अजरबैजान के बॉर्डर पे, और तो ये, और फिर ईरान आर्मीनिया के साथ जो है वो, तो ये बदकिस्मती से ये सारे जो हमारे पड़ोसी मुल्क है ना, मैंने आपसे ना कि इसके साथ यहां पर भी एक तनाव पैदा हो गया। और मैं बड़ा हैरान हूं इस बात पे कि इंडिया ने ये राउंड शुरू होने से पहले दो बातें, एक S-400 का उन्होंने इशू उठाया और वेंडी शर्मा ने कह दिया कि नहीं आपको नहीं मिलेगा, उनका मीडिया।
दूसरी बात ये कि क्या इंडिया को वो कहते हैं कि अच्छा हम नहीं हटा रहे और आप लें रशिया से, फिर रशिया क्या करेगा? ये बड़ी बड़ी ये बड़ी एक बड़ी अजीब सी जरूरत है। क्या रशिया इंडिया को, वो इंडिया जो कह रहा है कि हमने पीएलए के साथ हमारी लड़ाई ऐसी हुई कि हमने पकड़ लिया पीएलए को, अच्छा नहीं नहीं ये नहीं, वो कहते हैं ना आप यार मुझे मारिए। इतनी अजीब स्टेटमेंट दी है इंडिया ने इस मरहले पे, इतना वो कहते हैं ना जो ये जैसे हो रहा है ये लखनपुर वाला, ऐसे ही बगैर वजह मुझे इसका स्तर पे नहीं समझ में आया। तो इधर से भी आप जितने लोग हैं अक्रॉस द बोर्ड पकड़ के, नहीं अक्रॉस द बोर्ड करके वजीर के उससे कहेंगे इस्तीफा दे दो, और वजीर के बच्चे से कहें तुम तहकीकात में शामिल हो जाओ। वजीर के बच्चे से मुराद में कोई नेगेटिव में नहीं कह रहा, उनके साथ ज्यादा एक तो क्या देख रहे हैं कि नाकिस डिप्लोमेसी है या फिर इंटरनल एरोगेंस है ना, ख्वामख्वाह में है, ये बगैर वजह के है पूरी हुकूमत में, मतलब ये बगैर वजह के है कि जी बस वो सारे लोग निकले हुए सड़कों पे बगैर वजह के। इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है, इस वक्त सफारती मामला है, खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्दी हो जाए, आपस में नफरत, ये बगैर वजह के हो रहा है। बस सियासत है, इलेक्शन आ रहे हैं वहां पे, नहीं अटेंशन किसी से डाइवर्ट करेंगे। देखिए ना वो अभी कोविड की पाबंदियां हटाई बरतानिया ने, बड़ा जबरदस्त स्टेप लिया और ये स्टेप लेना चाहिए था उनकी। तो हम पहले भी कह चुके हैं कि ये एक बड़ी अजीब सी बात है, पाकिस्तान के को भी लिस्ट में से निकाला है उन्होंने, कई मुल्कों को निकाला है और उसमें उनकी जो वैक्सीन है उसको भी तस्लीम किया उन्होंने। लेकिन मेरा जो नुक्ता नज़र है वो सिर्फ ये है कि ये जो इंडिया, अब देखिए ना ताइवान से के मरहले पे किस सतह पे जाके बात चाइना कर रहा है अमेरिका के साथ, तो अमेरिका जो है वो ताइवान के लिए बात उसने की, यानी यहां तक आके जो क्या अब अगर तनाव पैदा होता है इंडिया और चाइना का, तो क्या इंडिया के लिए भी बात करेगा अमेरिका? मैं वही कहता हूं ना, खुदा ना खास्ता दलाई लामा कुछ हो गया हाँ। तो अगले दलाई लामा का ऐलान चाइना ने कर दिया, हाँ जी, और वो चाइना तो करेगा ना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, तो उसके बाद इंडिया की क्या पोजीशन होगी? ठीक है ना, मतलब ये जो एक देखें ना बहुत सी चीजें हमने ऐसे रखी हुई हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका ने फतहुल्लाह गुलन को रखा हुआ है, किस दिन के लिए रखा हुआ है पता नहीं है, रखा हुआ है फतहुल्लाह गुलन को रखे हुए ना, बहुत से मुल्कों में बहुत से लोग रखे हुए अपने पास, क्यों रखे हुए हैं किसी को नहीं पता। वो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, वो इस्लामिक पता नहीं क्या उनका जो एक बनना था, वो नहीं वो जो उनकी मूवमेंट, और वो उसका भी कुछ दफ्तर खुला हुआ है, वो भी रखा हुआ है, कुछ इधर रखा हुआ है, कुछ उधर रखा हुआ है किसी ने। लेकिन ये जो इंडिया ने दलाई लामा रखा हुआ है, ये अपने लिए इंडिया का कोई ताल्लुक, या तो ये है कि उस वक्त अमेरिका साथ था, खुदा जाने क्या, उस तारीख हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये कहना कि पीएलए के लोग हमने पकड़ लिए थे थोड़ी देर के लिए, तो चाइना कहेगा कि अच्छा एक मिनट ठहर जाओ, तो अब इनको S-400 व्लादिमीर पुतिन देंगे। देखें ना ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। तो मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह करे अभी तो ये जो दहशतगर्दी हुई है ऐसा कोई वाकया पेश ना आए, ना इधर और ना वहां पे मकबूजा कश्मीर में, खुदा न खास्ता नहीं, क्योंकि वहां पर ये जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं उसकी जिम्मेदारी दाइश बरे सगीर। अभी दाइश बरे सगीर दाइश खुरासान के साथ मिला रही है अपने आप को, दाइश खुरासान जो है वो तालिबान को भी हिट कर रही है, वो इधर भी हिट कर रही है, इसकी ये क्या है सारा सिलसिला। तो इसको आने वाले दिनों में, मैंने आपसे कहा ना कि ये जो सफारतकारी है, ये अब सफारतकारी वो उसमें से निकल गई कि एम्बेसडर बैठा होगा शाम को दावत में खाने खाएगा मुख्तलिफ मुल्क के अंदर, या हमारी अच्छी पोस्टिंग कर दो फलां मुल्क में कर दो तो हम शाम को बैठेंगे एलीट क्लब में बैठ के, वो खत्म हो गया दौर। अब ये दौर ऐसा है कि नेटवर्किंग आगे निकलना है। तो कई मुल्क जो जहां पर आप ये देखें ना कि जैसे मैंने आपसे कहा कि वो चीजें इस तरह चेंज हो रही हैं, चीजें इस कदर तब्दील तेज हो रही हैं कि वहां पर सिर्फ मतलब कई मुल्कों में अमेरिकन एम्बेसडर है लेकिन ब्लिंकन को खुद आना पड़ रहा है, कई मुल्कों में जैक सलिवान को खुद बात करनी पड़ रही है, उनको खुद वेंडी शर्मन को आगे आना पड़ रहा है, चाइना से उनके खुद हाईएस्ट लेवल पे लोग आगे मूव कर रहे हैं, सफीर मौजूद हैं, लेकिन हर मुल्क में, लेकिन वो लेवल ऐसा चला गया है कि अगर उस लेवल पर बात नहीं होगी तो उसके नतीजे में प्रॉपर जंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।